जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ISPCS मोटिवेशन चैनल पे। आज हमारा 5 MCQ अ डे इनिशिएटिव का 16वां दिन है और ये इनिशिएटिव आपके 69th BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे MCQs को डिस्कस करेंगे। सो बिना डिले किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ द पावर टू डिसाइड the number of judges in a high court? Option A, Parliament by law. Option B, respective state legislature by law. Option C, President. And Option D, Chief Justice of India. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से किनके पास ये पावर है जिससे जो कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में टोटल ऑफ नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, मतलब संसद डिसाइड कर सकता है विधि के द्वारा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट विधायिका डिसाइड कर सकता है विधि के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति डिसाइड कर सकते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 216 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ जजेस हैं हर हाई कोर्ट में वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है बाय लॉ। ये आर्टिकल 124 के तहत है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अगर एक और फैक्ट्स की बात बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो करेंट स्ट्रेंथ है वो 33 जज प्लस 1 CJI है। ठीक है, टोटल 34 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस were added to the Constitution? Option A, 42nd Amendment Act. Option B, 44th Amendment Act. Option C, 52nd Amendment Act. And Option D, 61st Constitutional Amendment Act. ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए संविधान संशोधन कानून में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 52nd 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दल बदल विरोधी कानून जो है उसे संविधान में जोड़ा गया। 1985 का ये एक्ट है, 1985। ठीक है, 1985 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इससे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। डिफेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। इससे फाइट करने के लिए एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस को जोड़ा गया। अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये 1976 में लाया गया था। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में वर्ड्स जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर ये सब ऐड हुए। फिर आप देखोगे कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो पार्ट 4A में दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। इसी तरह और बहुत सारे प्रावधान जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन से संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए गए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1978 में आया। ठीक है, इससे बहुत सारे जो हमारे डेमोक्रेसी को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहे थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान, उसको बहुत सारे को बदला गया। ठीक है, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वोटिंग के एज को 21 ईयर से 18 ईयर्स किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
Now move on to question number 3. Question number 3 says, which of the following provisions are added to the Directive Principles of State Policies DPSPs by 42nd Constitutional Amendment Act? आपको बताना है कि दिए गए प्रावधानों में से कौन से प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नंबर 1, स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, स्टेट जो है असमानताओं को घटाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के सुचारू विकास के लिए स्टेट जो है प्रोविजंस बनाएगी। ऑप्शन 3, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सामान्य न्याय सबके लिए। ऑप्शन 4, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो हमारे श्रमिक हैं उनका उद्योग के प्रबंधन में पार्टिसिपेशन के बारे में। और ऑप्शन 5th स्टेटमेंट है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारिता को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा DPSP 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं। आइए अब हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है, स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है DPSP में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 से 38 क्लॉज 2 को जोड़ा गया, जिसमें कि ये इनइक्वालिटीज़ को, असमानताओं को घटाने की बात कही गई है। ऑप्शन 2 जो है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। ये आर्टिकल 39 के क्लॉज F में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 के क्लॉज F को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों के सुचारू विकास की बात कही गई है। ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल जो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो संविधान के 42वें संशोधन से अनुच्छेद 39A के द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस, सामान्य न्याय और मुफ्त के न्यायिक सुविधा के प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा, ऑप्शन 4 वो भी बिल्कुल सही है। ये भी अनुच्छेद 43A से 8A में 42nd 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है, स्टेटमेंट 5 जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 97th संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। ठीक है, 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है वो भी जोड़ा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन C। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और जो आर्टिकल जो 42nd 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है वो है 48A। 48A जो है वो डील करता है पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया है। ठीक है, ये संविधान संशोधन के और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में था ये क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट vis-a-vis पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द पंचायत। संविधान के 9वें भाग जो कि पंचायत से डील करता है उसके बारे में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 30 lakhs may not constitute पंचायत्स एट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो मतलब वैसा राज्य जिसमें 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या नहीं है वो इंटरमीडिएट मतलब मध्य के लेवल के पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट नहीं भी कर सकते हैं, मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट। स्टेटमेंट 2 बोलता है द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत्स एट ऑल द 3 levels विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट may be elected either directly or indirectly from amongst its member। मतलब जो
पंचायत के जो भी गांव के लेवल पे, इंटरमीडिएट मतलब जो हमारा ब्लॉक लेवल पे या फिर जिला के लेवल पे जो भी पंचायत है, उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो या तो डायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं पीपल के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर। तो आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपना आंसर मार्क कीजिए। तो आइए अब एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243B अनुच्छेद 243B जो है वो बोलता है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वो चाहें तो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का गठन नहीं कर सकते, ठीक है। 20 लैक्स, ये 30 नहीं, ये 20 लैक्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद हमारा 243 क्लॉज C है वो बोलता है कि जो चेयरपर्सन एट विलेज लेवल है, विलेज के लेवल पे जो भी चेयरपर्सन है वो जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा बाय लॉ वैसे चुने जाएंगे, या तो डायरेक्टली बाय द पीपल या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम एमंग्स इट मेंबर। लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत है वहाँ पे 243 क्लॉज C का कहना है कि जो सारे चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली चुने जाएंगे फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है, फ्रॉम एमंग्स इट इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो चेयरपर्सन बन सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2, कोई भी सही नहीं है, ठीक है, नीदर 1 नॉर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस आर ट्रू, ठीक है। आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट से आपातकाल जो सिचुएशंस हैं उनके जो प्रावधान हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो है, बोलता है दीज प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपातकाल के प्रावधान जो है संविधान के 17वें भाग में दिए गए हैं। स्टेटमेंट बी जो है वो बोलता है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है वो पार्लियामेंट के दोनों सदन के द्वारा, संसद के दोनों सदन के द्वारा 2 मंथ में अप्रूव हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी जो है प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 कैन कंटिन्यू फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब जो प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगता है वो मैक्सिमम 3 साल के अवधि तक कंटिन्यू किया जा सकता है। और स्टेटमेंट डी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड ओनली वंस इन द ईयर 1991, मतलब जो वित्तीय आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 360 के अंदर घोषित किया जाता है वो अभी तक देश में सिर्फ एक बार 1991 में घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट ए जो है हमारा वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो इमरजेंसी के प्रावधान है वो पार्ट 18 में दिए गए हैं, ठीक है। पार्ट 18 में दिए गए इमरजेंसी के प्रावधान। पार्ट 17 में जो है वो लैंग्वेजेस के प्रावधान दिए गए हैं। पार्ट 17 में क्या दिया हुआ है हमारा, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो उसके प्रावधान जो है पार्ट 17 में दिए गए, ठीक है। तो पार्ट 18 में जो है आर्टिकल, अनुच्छेद अगर आप बोलिएगा तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक जो है वो आपातकाल के प्रावधान है। स्टेटमेंट बी जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन के द्वारा विद इन 2 मंथ्स नहीं, विद इन 1 मंथ्स में अप्रूव हो जाना चाहिए थ्रू ए रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड
नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और जो हमारा स्टेटमेंट सी है, प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है हमारा, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल जो है आप देखोगे, जो राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगाया जाता है वो मैक्सिमम 3 ईयर पीरियड तक लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बार जब प्रोक्लेम होता है उसके हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए रहता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो कि एक रेजोल्यूशन पास करके दिया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, और ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है विद इन 2 मंथ्स के अंदर लेना रहता है। ठीक है, और आप देखोगे कि ये टोटल 3 साल तक मैक्सिमम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और वहीं 1 साल के बाद जो है किसी राज्य में तभी राष्ट्रपति शासन लग सकता है या तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि हाँ अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, या फिर देश के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी घोषित, पूरे देश में या देश के किसी पार्ट में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत ही है, देख लेते हैं क्या है। तो जो ये गलत है, क्योंकि अभी तक हमारे जो कंट्री में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया है। 1991 में जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इमरजेंसी प्रोविजंस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये भी ज़रूर देख लीजिएगा पॉलिटी में। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।